अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां ज़ेब अपना यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बीएससी का सेकंड चैप्टर यानी पार्टिकल डायनामिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि टू बॉडी सिस्टम है। और इसमें एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मौजूद है और दूसरी बॉडी पुली के साथ होते हुए एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। तो इसको देखते हैं जी। टू बॉडी सिस्टम है ये। इस टू बॉडी सिस्टम में क्या है जी, एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली भी मौजूद है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, अगर आप गौर करें इसमें इसमें जो है कितनी तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इसमें लग रही है वेट की फोर्स, जब हॉरिजॉन्टल ये मौजूद है ऑब्जेक्ट, इसमें एक वेट की फोर्स लग रही है नीचे की तरफ m1g, और जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है m1 के ऊपर। m2 की बात की जाए तो उस पर m2g नीचे की तरफ लग रही है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। अगर ये हॉरिजॉन्टली जो बॉडी मौजूद है इसके ऊपर वो मूव करे तो उस पर टेंशन राइट साइड पे होगी। ठीक है, वो राइट साइड पे मूव करेगा। अगर इसमें बात की जाए तो टेंशन ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें जी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम डायरेक्टली अपने फार्मूले पे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ आप सिर्फ इतनी बता सकता हूँ मैं आपको कि इसमें कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही है। ठीक है, इस पे जो है वो एक टेंशन की फोर्स अमल कर रही है, दूसरी इस पे जो है वो ग्रेविटी की फोर्स अमल कर रही है। ठीक है, तीसरी इस पे जो है वो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे जो जो फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं आप उनकी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास जो ये जो बॉडी मूव करेगी नीचे या ऊपर, इनमें से कोई भी बॉडी m1 हो या m2 हो, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा जी, एक्सेलरेशन होगा हमारे पास m2g ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या जी, एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो टेंशन की फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो टेंशन लिख देता हूँ, टेंशन बराबर होगी m1 m2 g। ठीक है, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये होगी जी टेंशन की फोर्स उस सूरत में जब एक बॉडी क्या हो, हॉरिजॉन्टली मौजूद हो और दूसरी बॉडी वर्टिकली मौजूद हो। तो चलें नेक्स्ट बात कर लेते हैं। टू बॉडी सिस्टम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि एक पुली के थ्रू स्ट्रिंग को जो है वो लटकाया गया है और उसके दोनों जो अतराफ हैं, दोनों एंड्स पे एक एक बॉडी अटैच है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी, वर्टिकल सिस्टम। अब वर्टिकल सिस्टम में क्या होगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपको। तो फर्ज कर लें ये जी इसकी सपोर्ट है। ठीक है, और सपोर्ट के ज़रिए जो है वो एक पुली जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, ये पुली है। इस पुली ने क्या करना है, इस पुली के अराउंड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके अराउंड एक स्ट्रिंग जो है वो आपने लगा दी है। ये देखें, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है उसको नाम दे दिया जी m2 का, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है उसको नाम दे दिया m1 का। m2 नीचे, m1 ऊपर है, आपको साफ नज़र आ रहा है। तो अगर बात की जाए नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स जो कि m2 पे लग रही है वो क्या होगी, m2g माइनस टी, क्योंकि m2g जो है वो नीचे की तरफ लग रही है और t जो है यहाँ पे टेंशन की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और चूंकि ये नीचे है तो m2g ज़्यादा है और t कम है। और अगर m1g पे बात की जाए तो यहाँ पे m1g यानी इसके वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेंशन ज़्यादा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो t माइनस m1g होगी। अब अगर इसके एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा
ए इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 जी। और इसी के साथ साथ अगर बात करें इसकी टेंशन की, तो टेंशन बराबर होगी 2m1m2 ओवर m1 प्लस m2 और साथ जी। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया टू बॉडी सिस्टम। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि फ्रिक्शन है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उनके दरमियान एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स स्लाइडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, लेकिन ये कौन सी फोर्स होगी? ये रेजिस्टिव फोर्स होगी, यानी मज़ाहमत पेश कर रही होगी उनके स्लाइड होने में। तो ये कौन सी होगी जी? फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है। इसकी टाइप्स की बात कर देते हैं। एक होती है जी स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, यानी अगर ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो? रेस्ट में हो। अगर दो बॉडीज़ हैं, एक m1 है और एक m2 है, तो m1 की वेलोसिटी भी क्या हो? 0। m2 की वेलोसिटी भी क्या हो? 0। ये m1 है, ये m2 है। तो इस सूरत में जो फ्रिक्शन होगी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। ठीक है, और वो मैक्सिमम फोर्स जो कि इन दोनों के ऊपर एक्ट कर रही होगी, वो मैक्सिमम फोर्स जो है उसको हम शो करेंगे F से, Fs से, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है ना, इसको हम शो कर देंगे यहाँ Fs से। और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ये किस पे डिपेंड करती है? इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। प्रोपोर्शनल टू n लिख रहा हूँ, n का मतलब है जी नॉर्मल फोर्स। मैं लिख देता हूँ, चले, क्योंकि आप ये देखते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हो, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो है वो बॉडी मौजूद है। ठीक है, अब क्या हो रहा है जी कि इसके ऊपर जो है वो दो फोर्सेस एक्ट करनी है। वेट की फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस इस पे ऊपर की तरफ लगा रही है। तो नॉर्मल फोर्स पे जो है ये डिपेंड करती है मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। और अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये म्यू एस जो है ये रेशो है किस किस की जी? मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स की। और यहाँ से आपकी मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर आ जाती है म्यू एस इंटू एन की। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी? काइनेटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना उस पे ये डिपेंड तो नहीं करती, लेकिन एक पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना उस पे डिपेंड करती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो डिपेंड नहीं करती, तो किस पे डिपेंड करती है जी? एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक एरिया कौन सा है कि जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के, जो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन दोनों के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ एडहेसिव फोर्स के ज़रिए कनेक्टेड होंगे, तो उनका जो एरिया, उन मॉलिक्यूल्स का जो एरिया आपस में कनेक्टेड होगा उस पर जो है ये डिपेंड करती है। तो चलिए नेक्स्ट देखें जी, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है ये देख लेते हैं। अब देखते हैं जी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन हम देख चुके हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन अब हम देख रहे हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी, अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हों, ठीक है, तो यानी उनके दरमियान क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, अगर उन दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उस सूरत में जो रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे अमल कर रही होगी वो कौन सी होगी जी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। ठीक है, और अगर बात कर लें किसकी जी, कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो सेम है इसके लिए भी कि ये जो फोर्स है ये जो है वो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से, और प्रोपोर्शनल नॉर्मल फोर्स और एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी उसी तरीके से फिर किसके बराबर होगा जी, ये रेशो होगी, ये रेशो है मैक्सिमम काइनेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स, और यहाँ से काइनेटिक फोर्स जो है वो बराबर आ जाएगी म्यू के इंटू एन के। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और अगर कोई से भी दो पेयर हों, गिवन पेयर हों सरफेसेस के, उन दोनों के लिए ये जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो नेचर ऑफ द सरफेसेस पे डिपेंड करते हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करते हैं ये दोनों। इन दोनों के बारे में मज़ीद मैं बता देता हूँ कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो स्टैटिक हो, वो डिपेंड करता है जी किन किन चीज़ों पे, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ वो डिपेंड करता है जी सरफेस फिनिशिंग पे, क्योंकि अगर सरफेस जो है वो हमवार होगी तो फिर जो है वो फ्रिक्शन तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी ना। सरफेस फिनिशिंग पे डिपेंड करता है, इसी के साथ साथ सरफेस फिल्म्स पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ एक्सटेंट ऑफ कंटामिनेशन, कितना कंटामिनेट हो सकता है ये, इस पे भी डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ कंटामिनेशन पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, आपने सिंपल पेंडुलम तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आप जो है वो कोनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे।
तो ये आपके सामने कॉनिकल पेंडुलम की जो डायग्राम है वो शो की जा रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक जो है वो स्पोर्ट है, स्पोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग जो है वो सस्पेंडेड है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इसने सिंपल पेंडुलम की तरह ऐसे वर्टिकली मूव नहीं करना, बल्कि इसको आपने हॉरिजेंटली ऐसे घुमा देना है। तो ये हॉरिजेंटली सर्कल में क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ L है और इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन एक्ट कर रही है वो ऊपर की तरफ होगी, अलॉन्ग द स्ट्रिंग होगी हमेशा, और वेट हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर इसको डिस्प्लेस करा के आप एक ऑब्जेक्ट पे, एक पॉइंट पे ले गए, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है कि टेंशन इसके ऊपर की तरफ है। ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग है। टेंशन को इसके दो कंपोनेंट्स में आपने डिवाइड कर दिया, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। आप गौर करें तो ये जो टी कॉस थीटा है ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो यानी जो टी कॉस थीटा है वो तो कोई मोशन नहीं करा रहा, क्योंकि वो बैलेंस हो रहा है किसके साथ, वेट के साथ। जबकि जो टी साइन थीटा है वो इस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा हमेशा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली कहाँ होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। और टुवर्ड द सेंटर जो है, जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है ना। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टी साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये आपने याद रखना है। अगर आप इन इक्वेशंस को जो है इक्वेट करें, इन इक्वेशंस को कैलकुलेट करें, मतलब डिवाइड करना है आपने इक्वेशंस को, तो उसके बाद आपको इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी आएगी कॉनिकल पेंडुलम की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी बराबर होगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा। ठीक है, एंगल आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। और r क्या है इस सर्कल का, रेडियस। तो आप इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इसके टाइम पीरियड की, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो बराबर होगा t इज इक्वल टू 2 पाई, l इसकी लेंथ है, l cos थीटा ओवर g। तो ये इसका जी आपके सामने शो हो रहा है इसका टाइम पीरियड का फार्मूला। तो इसको आपने याद रखना है, यानी ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम और वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है इसका टाइम पीरियड। इसी के साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी इसकी डिपेंडेंस है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर टेम्परेचर, ये टी टेम्परेचर का है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो लेंथ क्या करेगी, बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ आपका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप क्या करें, आप बहुत ज़्यादा हाइट्स पे चले जाएं, बहुत ज़्यादा हाइट्स पे चले जाएं, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, तो वो केसेस मैं आपको पहले ही सिंपल पेंडुलम में भी बता चुका हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो जी प्लस ए हो जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो, जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हो तो जी माइनस ए हो जाता है, जी की वैल्यू क्या होती जाती है, जो है वो डी में कम होती जाती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए किस तरीके से केस बनेगा इसका। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली है जिसको हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेशन क्या है, अप्रॉक्सीमेशन ये है कि अगर ये जो एंगल है थीटा ये बहुत कम हो, यानी आपने बहुत ही कम रेडियस वाले सर्कल में इसको मूव कराया, एंगल अगर क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, तो उस सूरत में ये जो कॉस थीटा है ये तकरीबन बराबर होगा किसके जी, 1 के, क्योंकि कॉस 0 1 होता है ना, बहुत स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो अगर कॉस 0 1 हो तो उस सूरत में क्या होगा, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, तो टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम बराबर होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के, अगर एंगल बहुत स्मॉल हो। तो आप पुट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा इजीली। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू
2 पाई बाय टी। ठीक है, तो 2 पाई बाय टी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। और ओमेगा किसके बराबर होता है जी, 2 पाई एफ के। ठीक है, तो जी ओवर एल कॉस थीटा। चले, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि क्या है जी, रोटर। तो चलिए रोटर की बात कर लेते हैं। रोटर की डायग्राम आपके सामने जो है वो शो कराई जा रही है। इसमें होता ये है कि एक ये हॉलो जो है आपके सामने सिलेंड्रिकल शेल होता है, उसके अंदर जो है आप एक पर्सन को दीवार के साथ जो है वो सहारा लेके खड़ा कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक झूला होता है। इसमें क्या होता है कि हॉलो अंदर से एक सिलेंड्रिकल शेल होता है, एक रूम होता है, उसके अंदर लोग जो है वो दीवार के साथ जो है वो सहारा लेके खड़े हो जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, उसको मूव कराया जाता है। जब एक ख़ास स्पीड से वो मूव करने लगता है तो उसके नीचे से ज़मीन जो है वो रिमूव करा ली जाती है, जो जिसके ऊपर लोग खड़े होते हैं। लेकिन ज़मीन रिमूव कराने के बाद भी जो बंदे हैं वो नीचे गिर नहीं पाते, बल्कि दीवार के साथ ही अटैच रहते हैं एक ख़ास स्पीड पे। तो ये रोटर का बेसिकली फंक्शन होता है। तो देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे जो है ये जो पर्सन दीवार के साथ लगा हुआ है, इस पर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। यहाँ पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो वेट है, जो कि इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी जो फोर्स है इसकी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि वर्टिकली, ठीक है, अपवर्ड एक्ट कर रही है। आप सीधा मैं अपवर्ड ही लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या एक्ट कर रही है जी, अपवर्ड। और तीसरी है जी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है वॉल टू मैन, यानी वॉल लगा रही है ये फोर्स मैन के ऊपर अंदर की तरफ। तो अगर आप गौर करें तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, यही वो फोर्स है जो इस बंदे को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये बंदे पे वॉल की तरफ से ऑब्जेक्ट की तरफ या पर्सन के ऊपर लग रही है, यानी सेंटर की तरफ लग रही है। तो यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये पता चलता है कि जो आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कितनी वेलोसिटी से मूव करना चाहिए कि इसको यहाँ पे इतनी ग्रेविटी मिल जाएगी कि ये नीचे गिरने की बजाय दीवार के साथ ही टच रहेगा। तो वो जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी v इज इक्वल टू जी आर ओवर म्यू एस। तो हमने जी आर ओवर म्यू एस क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपकी बराबर होगी g ओवर आर म्यू एस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर है। रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि लीनियर वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि क्या है जी, बैंक्ड कर्व है। बैंक्ड कर्व को वैसे हम एफएससी में तफसील से पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बता चुका था चीज़ें। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो बैंक्ड कर्व क्या है, बेसिकली रोड की एक साइड जो है वो थोड़ी ऊंची कर दी जाती है। तो वो जो ऊंची कर दी जाती है उसकी वजह से जो कार्स वगैरह हैं उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है टर्न करते हुए। ठीक है, अब अगर कार लेवल सरफेस पे मूव कर रही हो, ठीक है, ऑन लेवल सरफेस, अगर कार जो है वो लेवल सरफेस पे मूव कर रही हो, ठीक है, लेवल सरफेस पे अगर वो मूव कर रही हो, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू म्यू आर जी। ठीक है, अगर वो लेवल सरफेस पे मूव कर रही हो। ठीक है जी, ये आपने
याद रखना है। और ये फोर्स, ये जो वेलोसिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर दे, प्रोवाइड कर दे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर वो लेवल सरफेस पे मूव ना कर रही हो, उसने टर्न लेना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो टर्न लेते हुए कुछ इस तरीके से गाड़ी जो है वो मूव कर रही होती है और रोड की एक साइड जो है वो दूसरी साइड से थोड़ी ऊपर बनाई जाती है। वो जो दूसरी साइड ऊपर होती है उसका रोड की हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल होता है वो थीटा होता है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जो आपको नज़र आ रही है, और वेट की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एन कॉस थीटा, अगर एन को आप डिवाइड करें दो कंपोनेंट्स में तो एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा होंगे, और वेट जो है वो डाउनवर्ड यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे जो एन साइन थीटा है इसका, ठीक है, वो बेसिकली वो इस तरफ है। ठीक है, एन साइन थीटा बेसिकली इस तरफ है। तो ये जो एन साइन थीटा है यही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ होता है। तो एन साइन थीटा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा हो, प्रोवाइड कर रहा हो, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर इस तरीके से एक्ट कर रहा हो और कैलकुलेशन की जाए, दो इक्वेशंस को डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी वेलोसिटी आ जाती है कि इतनी वेलोसिटी से मूव करे तो ये बगैर स्किड किए क्या होगा, इजीली ये टर्न ले लेगी। वो वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है किसके, जी आर टेन थीटा की। तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी। ठीक हो गया, ये इसकी वेलोसिटी होगी जो कि आपके सामने रेडियस पे डिपेंड करती है और एंगल पे डिपेंड करती है कितना ज़्यादा एंगल है। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्रैग फोर्स है। बात यह है कि ड्रैग फोर्स को आप एफएससी में भी डिस्कस करवा चुका हूँ मैं, वो आप जो है वो लेक्चर देख चुके हैं। जो यहाँ पे एडवांस चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो ज़रा देख लीजिएगा। ड्रैग फोर्स, आपको पता है ड्रैग फोर्स वो फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हो तो उस पर एक रिटार्डिंग या अपोजिंग फोर्स लगती है। ये रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स जो कि किस पे अमल कर रही हो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड। तो ये बेसिकली क्या है जी, एक रिटार्डिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे अमल कर रही होती है। और ये भी आपको पता है कि एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। ठीक है, यानी कि ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती है ऑब्जेक्ट की उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स बढ़ती है। ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है। विस्कोसिटी बेसिकली गाढ़ापन होता है। अब ये जो पूरा का पूरा 6 पाई ईटा आर है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, इस पूरे 6 पाई ईटा आर को बी एक कांस्टेंट से शो कर देते हैं और इसके साथ वेलोसिटी वी लगा देते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, एक पॉइंट आता है जब उसकी ड्रैग फोर्स और उसका जो वेट है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, तब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हो जब कंडीशन ऐसी थी कि ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर नहीं थी, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आए जा रहा था, यानी उसके वेट की फोर्स ज़्यादा थी और उस पर एक्ट करने वाली जो ड्रैग फोर्स थी वो कम थी, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही थी वो बराबर थी एम ए के, नीचे की तरफ। बी वी किसकी जगह लिखा है, ड्रैग फोर्स की, एम जी माइनस बी वी इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कि वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी नीचे की तरफ, अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था फ्लूइड के थ्रू, तो उसका एक्सेलरेशन बराबर होगा जी माइनस बी ओवर एम इंटू वी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है जो आपकी एफएससी में नहीं था, कि जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ उसका जो एक्सेलरेशन जो है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन वेलोसिटी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही होती है ना, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कम होता जा रहा होता है, और आखिरकार वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कि उसकी वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही होती है टाइम के साथ साथ जब वो नीचे आ रहा होता है, और उसका एक्सेलरेशन कैसे वेरी होता है, तो देखें हम निकाल लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जी वेलोसिटी की, या दोनों को इकट्ठे लेके चल लेते हैं।
टाइम के साथ साथ वेलोसिटी, और इसके साथ क्या जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन। तो देख लेते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो कैसे वेरी करते हैं। देखें जी, वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन होती है उसकी वेरिएशन के लिए वो होती है जी v इज इक्वल टू mg ओवर b 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस बी टी ओवर m। जबकि एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है a इज इक्वल टू जी ई रेस टू पावर माइनस बी टी ओवर m। ठीक है, तो इन इक्वेशंस के थ्रू वो वेरी करती है टाइम के लिहाज से। कैसे वेरी करती है देख लेते हैं। जब टाइम ज़ीरो होगा, कोई टाइम नहीं गुजरा होगा, उस सूरत में क्या होगा, इस इक्वेशन में t की जगह ज़ीरो पुट करें। जब t की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर ज़ीरो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो e ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो। अब बात कर लेते हैं उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन देखें, यहाँ पे t की जगह ज़ीरो पुट करें, e रेस टू पावर क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर ज़ीरो, e रेस टू पावर ज़ीरो क्या होगा, 1। तो जब टाइम ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के। अब बात कर लेते हैं अगर टाइम इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम या इनफाइनाइट टाइम गुजर जाए, ई रेस टू पावर बी, टी की जगह इनफाइनाइट पुट करें, तो टी की जगह जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो 1 माइनस ज़ीरो 1 बचेगा, और आपकी जो वेलोसिटी है वो बराबर आ जाएगी एम जी ओवर बी के। जबकि एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो अगर टाइम जब इनफाइनाइट गुजरा हुआ होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी, आप पुट करें टी की जगह इनफाइनाइट पुट करें, ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। चलें अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल मोशन आप कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के बारे में बताऊँगा इसकी इक्वेशन, क्योंकि ये आपके लिए न्यू चीज़ है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप मेरे एफएससी के लेक्चर्स में देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो है उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये आपके सामने जो है प्रोजेक्टाइल की मोशन है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से मूव करके यहाँ आता है, वो एंगल फर्ज कर लें थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये उसकी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये जो है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है जी, और यहाँ पे उसकी कोई भी वेलोसिटी है v ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एंगल अल्फ़ा दिया हो तो चले कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे कि आप इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की अगर बात करें तो वो बराबर होती है y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा या टेन थीटा, हमने थीटा यूज़ किया है, इज़ इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा या थीटा। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, या आपने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी याद रखनी है, इससे भी कुछ सवाल आ सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये आपको बता रही है कि इसका जो पाथ है वो पैराबोला है, ठीक है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इसका क्या होता है जी, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। तो ये तो बच्चे हमारा आज का लेक्चर पार्टिकल डायनामिक्स कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके वाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।